हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में। 4 जुलाई 2023 को जो कि एक सम्मेलन हुआ एससीओ का, दिल्ली में वर्चुअली सम्मेलन हुआ और ईरान को इसमें पूर्ण सदस्य बना लिया गया। तो इन सभी पर हम बात करने वाले हैं कि एससीओ क्या है, एससीओ क्या होता है, एससीओ कौन सा संगठन है और देशों के बीच में विवाद क्या है, सहयोग के क्षेत्र क्या है, उन पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है और 2023 में जो अभी समिट हुआ है 23वां, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ क्या है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी कब फ्रेंड, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। 1996 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1996 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका नाम से संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई, इसमें संघाई 5 क्यों कहा जाता था, इसमें 5 सदस्य शामिल थे। पहला चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। बाद में 2001 में संघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया। जब उसे शामिल कर लिया गया तो उसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। एससीओ कर दिया गया। ठीक, एससीओ करने के बाद, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एससीओ कर दिया गया। अब एससीओ क्या है, एससीओ एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। क्या, कौन सा संगठन है, अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक और सैनिक संगठन है। सैनिक भी इसमें, क्योंकि युद्ध अभ्यास वो लोग करते रहते हैं, और राजनीतिक है, राजनीतिक तौर पर भी बातचीत होती है। आर्थिक है तो वो आर्थिक सहयोग व्यापार पर भी बात करते हैं। तो ये अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अंतर सरकारी संगठन क्या होता है। फ्रेंड्स, संगठन दो तीन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में दो प्रकार के हमें संगठन देखने को मिलते हैं। पहला पहला वो संगठन जो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, जिसमें सरकार की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, सरकारें नहीं मिलती हैं। कोई संगठन होते हैं जिसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। दूसरा होते हैं फ्रेंड्स अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है जिसमें सरकारें भागीदार होती है, जिसमें सरकारें भागीदारी लेती हैं, तो उन्हें अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। वर्तमान में इसके पूर्ण 9 सदस्य हैं। पूर्ण सदस्य का मतलब क्या है, यहाँ पर फुल मेंबर बन चुके हैं इसमें 9 सदस्य। 9 सदस्य, पहले इसमें 8 सदस्य थे और अभी हाल ही में ईरान को इसका पूर्ण सदस्य बना गया। जब ईरान को इसमें शामिल करके पूर्ण सदस्य बना दिया गया तो इसमें 9 सदस्य शामिल हो गए फ्रेंड। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको याद रखना चाहिए कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ना कि संघाई में। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संघाई के नाम से है तो संघाई में ही इसका मुख्यालय भी होगा, हेडक्वार्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे अगर हम इसके सदस्य देशों के बीच विवाद की बात करते हैं तो विवाद क्या है फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच भी काफी लंबे समय से सीमा विवाद रहा है, जो कि अभी तक सुलझाया नहीं गया है। 2014 में डोकलाम विवाद हुआ था, काफी लंबा विवाद चला था और अभी भी कई घटनाएं हमें आए दिन हमें अखबारों में देखने को मिलती है कि चीन ने कोई कार्रवाई किया, भारत ने भी कोई कार्रवाई की। तो हमारा और चीन के बीच, क्योंकि हम दोनों इसके सदस्य हैं, तो हमारे बीच विवाद भी है और सहयोग भी है। हमारा और चीन के साथ व्यापार भी काफ़ी है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, भारत के और एससीओ के महत्व के, जब हम पॉइंट की चर्चा करेंगे तब। तो भारत और चीन के बीच विवाद भी है। भारत क्या है कि जो चीन है वो क्या मानता है कि भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व के और जो उत्तर के हैं, उत्तर मतलब कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उधर का कुछ क्षेत्रों को वो कहता है कि ये हमारा है, लेकिन भारत इसके दावे को अपनी सुरक्षा का खतरा मानता है। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए वो खतरा मानता है। इसके साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा विवाद रहा है और आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट मानता रहा है और भारत जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट मानता रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद का मुद्दा भी छाया रहता है। भारत मानता है कि आतंकवाद जो है, जो सीमा पार से आतंकवाद हमारे यहाँ आता है वो पाकिस्तान के द्वारा आता है, और पाकिस्तान, वर्ल्ड पर भी हमने काफ़ी जोर दिया है कि पाकिस्तान को
कंट्रोल किया जाए और आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और क्योंकि भारत मानता है कि पाकिस्तान अपनी जो विदेश नीति है उसमें इसका इस्तेमाल करता है आतंकवाद का, और भारत में असंतुलन फैलाने के लिए, जैसे कि खालिस्तीन हो गया, वो असंतुलन फैलाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली हम पर वार करने की ऐसी हालत में नहीं होता है। क्यों? वो जानता है कि भारत से वो नहीं जीत सकता है। जैसे 1965 का युद्ध हुआ था, 1999 का हुआ, तो जितनी भी बार भी पाकिस्तान ने हमारे से युद्ध किया है वो हार ही गया है। तो पाकिस्तान ऐसे चाहता है कि हमारा क्या, कि हमारे ऊपर नाम भी ना है कि हम भारत को ऐसे तंग कर रहे हैं या ऐसे मतलब कि लड़ाई या युद्ध कर रहे हैं, और हमारा काम भी हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस टाइप का आतंकवाद का। और भारत अच्छी तरीके से जानता है कि ये आतंकवाद कहाँ से हो रहा है। तो इन दोनों दोनों देश क्या है, एससीओ के मेंबर भी हैं, और दोनों के बीच क्या विवाद भी है। इसके अतिरिक्त क्या है, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच भी सीमा विवाद रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं एससीओ के महत्व की। एससीओ के महत्व से हम महत्व की अगर बात करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 8 सदस्य जो हैं, 8 सदस्य विश्व की 42% पॉपुलेशन और विश्व की 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीडीपी मतलब 25% जीडीपी और 42% जो जनसंख्या है इनके पास है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के पास क्या है, ऊर्जा के भरपूर संसाधन है। ऊर्जा क्या फ्रेंड्स, आज ऊर्जा किसको जरूरत नहीं है, हर देश चाहता है कि उसके पास ऊर्जा का कंट्रोल हो, ऊर्जा में एनर्जी हो। क्योंकि आज कुछ भी चल रहा है तो हम एनर्जी से ही चल रहे हैं। हमारे लाइट हो या मोटर गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन हो, मशीनरी हो, इंडस्ट्रीज हो, क्या ये सभी क्या है, ऊर्जा पर ही चल रही है, एनर्जी पर ही चल रही है। तो ऊर्जा के संसाधन जिसके पास है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनके पास ऊर्जा है, जैसे कि रशिया, रशिया के पास तेल बहुत ज़्यादा है। और जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो चीन का जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके जो दो पार्ट हैं, सीपेक और आईएनएसटीसी, इन परियोजनाओं के माध्यम से चीन क्या करना चाहता है कि जो सदस्य देश हैं उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, और जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देके क्या कर रहा है, सदस्य देशों के बीच और संबंध मजबूत कर रहा है। और जब कनेक्टिविटी होगी, आने जाने का रास्ता होगा, तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो लोगों का ग्रोथ होगा, शांति होगी। उस तरीके से चीन काम कर रहा है। हालांकि वो कितनी शांति लाएगा ये तो आगे आने वाले वक्त में ही बताएगा। ये सीपेक क्या है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। सीपेक का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है, सीपेक का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि सी क्या है, ये चाइना हो गया, चाइना, और पी क्या है, ये पाकिस्तान हो गया, और ई है यहाँ पर हमारा क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और ये सी हो गया हमारा कॉरिडोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के नाम से जानते हैं। आईएनएसटीसी क्या है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक, ये दो हो गया, विभिन्न अवसंरचनाओं के माध्यम से सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये आ गया है कनेक्टिविटी। सुरक्षा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आतंकवाद आ जाता है, अलगाववाद आ जाता है, और आतंकवाद, अलगाववाद, अधिराष्ट्रवाद, ये सब चीजें आ जाती है सुरक्षा के मामले में। तो इससे भी लड़ने के लिए यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जिसका नाम क्या है, रखा गया है आरएटीएस। आरएटीएस क्या करता है फ्रेंड्स, जो प्रमुख सदस्य देश हैं उन देशों के जो भी उसमें मेंबर है एससीओ में, उन देशों के बीच क्या करता है, जो आतंकवाद की खुफिया जानकारी है उन्हें साझा करता है। और उसमें जब खुफिया जानकारी हमारे पास होगी तो हम आतंकवाद से और अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं कि ये संगठन यहाँ पर इस टाइम पे है या ये काम करने वाला है। तो हमें जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो हम एक्शन लेंगे। तो सदस्य देशों के बीच एक समन्वय होता है, कोरिलेट करते हैं वो लोग, और
आतंकवाद से लड़ने का प्रयास करते हैं और उसे समाप्त करने के भी बात करते हैं। ये कितना जब जब भी वो सम्मेलन होता है तो आतंकवाद, अलगाववाद, इन सभी पर बातचीत होती है। जो अभी सम्मेलन हुआ है उसी पर भी, उस सम्मेलन में भी इस सभी पे बात की गई। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट अगर समझें तो होता है टर्म को समझना कि उसका मतलब क्या है। आतंकवाद हम सभी जानते हैं कि हिंसा फैलाता है, लेकिन थोड़ा इसके गहराई में जाते हैं तो आतंकवाद क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करता है। आतंकवाद क्या, कि किसी भी क्षेत्र में या किसी एरिया में वो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए डर का माहौल पैदा करते हैं। वो हिंसा का रास्ता भी अपनाते हैं और बगैर हिंसा का रास्ता भी अपनाते हैं कभी कभी। हमेशा ज़्यादातर हम देखने में आता है कि आतंकवाद हिंसा का ही रास्ता अपनाते हैं, बम फोड़ना, इंडिविजुअली अपने आप को आत्मदाह कर लेना भीड़ में जा करके। तो ये क्या है, आतंकवाद के पार्ट है। इसके अलावा अलगाववाद, अलगाववाद का मतलब यहाँ क्या है फ्रेंड्स, अलगाववाद का मतलब यहाँ ये है कि किसी क्षेत्र में, क्या, कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे मतलब कम्युनिटी के लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ जो सदस्य हैं, जो कुछ लोग हैं, वो इस देश से अलग होकर के अपना कुछ अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके का अलगाव, ना तो वो गवर्नमेंट को मानेंगे, ना तो वो न्यायपालिका को मानेंगे, किसी भी चीज का नहीं मानते हैं। तो वो क्या, अलगाववाद की समस्या हो गई। तो अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद और उग्रवाद वाद को कभी कभी एक तरीके से देख लिया जाता है, लेकिन उग्रवाद को हम, जैसे कि नक्सलवाद हो गया, उस तरीके से हम उग्रवाद को समझ सकते हैं, जो किसी एक ही कंट्री में सीमित रहता है। उस तरीके से हम उग्रवाद को समझ सकते हैं, जिन पर एससीओ विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है और आरएटीएस का निर्माण किया गया है। ठीक, आरएटीएस क्या है, अभी हमने बताया ना कि खुफिया जानकारी को इन सदस्य देशों के बीच में वितरित करता है, जिससे कि आतंकवाद से लड़ा जा सके। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है। भारत के लिए फ्रेंड्स एससीओ का महत्व काफ़ी महत्व है। और जो 2005 में भारत इससे जुड़ा, एससीओ एक ऑब्जर्वर सदस्य के रूप में। बाद में 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया है। आर्थिक की बात करते हैं कि आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए मध्य एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। एक मंच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि एक आपके पास एक मंच है, ठीक, वहाँ पर जो देश हैं वो सभी लोग इकट्ठे आएंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, और एक दूसरे के बाद वाद विवाद, विचार विमर्श होगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और हम एक दूसरे को समझने भी लगते हैं। तो ये एक तरीके से ये हमें मंच प्रदान करता है। ठीक, तो एक मिनट फ्रेंड्स, मंच प्रदान करता है। तो आर्थिक महत्व भी इसका है भारत के लिए। व्यापार और निवेश की संभावनाएं भी हैं, और व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत प्रयास भी करता है। इसके अतिरिक्त है ऊर्जा के लिए। ऊर्जा, भारत, हम सभी जानते हैं कि 80% अपनी जो एनर्जी है उसके लिए हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे सऊदी, ईरान और अमेरिका, रशिया, इन पर। ठीक, तो हम अपनी ज़रूरतें, जो तेल है वो तेल है या गैस है, तो हमें, हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, तो हमें दूसरों से लेना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हम किसी एक देश या सऊदी या ईरान पर हम निर्भर रहें। तो हमें अपनी विविधताओं को बढ़ाना होगा। विविधताओं को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि हम अलग अलग देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। किनसे, जिनके पास तेल या गैस या ऊर्जा के संसाधन मौजूद है। अब मध्य एशिया में क्या है, यूरेनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे क्या है, यूरेनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और यूरेनियम किसके लिए काम आता है, परमाणु, जो यूरेनियम परमाणु एनर्जी के लिए काम आता है। हाँ, तो इसके लिए भी हम उन देशों के साथ संबंध बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और भारत ऐसा प्रयास कर भी रहा है। तेल और गैस की बात करते हैं तो अभी रशिया को देख लीजिए, अमेरिका ने कितना भी प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जब प्रतिबंध लगाया तो उसके तेल और गैस के रेट डाउन हो गए। जब रेट डाउन हो गए तो भारत ने उसके तेल परचेज किए, चीन ने भी उसका तेल परचेज किया। तो काफ़ी फायदा भारत को, चीन को, और भी अन्य देश थे उनको फायदा इसका हुआ। तो तेल और गैस का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो भारत की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो भारत इसकी इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत को मध्य एशिया देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा क्योंकि हम प्राचीन काल से हमारे काफ़ी संबंध रहे हैं, और
काफ़ी संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं हमारे। और जब हम सदस्य देशों के बीच में मिलते हैं, सदस्य देशों से बातचीत करते हैं और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो हम कनेक्टिविटी के थ्रू बढ़ते हैं, मध्य एशिया में पहुंच सकते हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे तो एक दूसरे के रिलेशन मजबूत होगा। आज के दौर में कोई ना कोई, सभी देश किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और आज का दौर ये बताता है कि आने वाले टाइम में क्या फ्रेंड्स, कोई भी देश अकेला नहीं रहेगा और आज कोई भी देश अकेला है भी नहीं, किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कनेक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि समरकंद घोषणा पत्र 22वें जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी चर्चा की गई थी, वो कनेक्टिविटी पर ही केंद्रित करता है। सांस्कृतिक संबंध की बात करते हैं तो भारत का प्राचीन काल से ही मध्य एशिया के साथ संबंध रहा है और अनेक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है यहाँ पर। एससीओ के सभी सदस्य देशों को अगर मिला दिया जाए तो उनके 207 ऐसे धरोहर हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा उनको दिया गया है। एससीओ के सदस्य देशों की रोटेटिंग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा है कि जो रोटेटिंग मतलब जितने भी, जैसे कि 9 सदस्य हैं कि पहला कौन है, जैसे चाइना आ गया, रशिया आ गया, तो पहले चाइना फिर रशिया, इस हिसाब से रोटेटिंग के हिसाब से एक एक जो उनका शहर है उसको राजधानी बनाया जाएगा। राजधानी इट मीन्स कि सांस्कृतिक राजधानी कहा जाएगा। तो इस पहल में ही काशी, जो कि भारत में है, काशी वाराणसी को पहली राजधानी बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब थोड़ा साफ दिखेगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो वाराणसी को पहली राजधानी बना दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो भारत के लिए आतंकवाद, अलगाववाद ये काफ़ी बड़ी समस्या रही है। आतंकवाद, अलगाववाद ये काफ़ी बड़ी समस्या रही है, तो इसके खिलाफ भी सामूहिक प्रयास से लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब हम एक जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो एक अच्छे तरीके से आतंकवाद से निपटने में सहायता मिल सकती है। एससीओ समिट की अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें की चर्चा करें तो 4 जुलाई को जो 2023 में हुआ, अभी अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है ये सम्मेलन, जो कि दिल्ली में वर्चुअली समिट हुआ था। सभी लोग अपने अपने वहाँ पर अपने देशों में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो किया गया। इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में एससीओ को 9वां सदस्य किसे बनाया गया, ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया। ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया और जो कि पूर्ण सदस्य बनाया गया। इससे पहले 22वें में बात चल रही थी कि ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बेलारूस को तो अभी नहीं शामिल किया गया है, ईरान को इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है। आतंकवाद, सुरक्षा और खाद्य संकट पर मोदी जी ने इस पर बात की। अलग अलग देशों ने अपने अपने हितों के हिसाब से उन मंचों पर अपनी बात रखी। जैसे कि अगर हम पुतिन जी की बात करते हैं और रशिया के, उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर कुछ नहीं कहा है और उन्होंने कहा कि भाई इस मुश्किल घड़ी में सभी देशों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही चीन ने भी अपने हितों को रखते हुए बात कही है। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी बात कही है कि आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये सभी फिर समिट में कुछ बातें हुई है और कुछ इसके साथ ही वहाँ पर एक दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। एक दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब जो भी चर्चा वो ये समिट में हुई है, क्या क्या मेन पॉइंट्स निकल के हैं उनको एक दस्तावेज में रखा गया, उसी का नाम दिल्ली घोषणा पत्र कर दिया गया है। और इसमें क्या क्या चर्चा हुई है, कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसकी देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। तो इसमें जहाँ एक तरफ सभी सदस्य देशों ने बेल्ट एंड रोड परियोजना का समर्थन किया, जैसे कि रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, ये सभी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, जो कि चीन की परियोजना है, उसका क्या किया है, समर्थन किया है। लेकिन भारत ने सीपेक का समर्थन नहीं किया है। भारत इसका हमेशा से विरोध करता आया है। भारत को विरोध करता आया है और चीन की ये परियोजना का विरोध करता है, क्योंकि परियोजना भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरती है और साथ ही चीन भारत को अपनी इस परियोजना के माध्यम से चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए वो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव क्या है फ्रेंड्स, कि ये जैसे कि ये चाइना है, ठीक है, तो भारत को यहाँ से भी, यहाँ श्रीलंका पे के साथ वो संबंध बना रहा है, पैसे दे रहा है काफ़ी, और ये धीरे धीरे एशिया की तरफ भी
बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड, ये चारों तरफ से तो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत इसका विरोध कर रहा है। और कितना वो लोन दे करके अपने लोन के में फंसा लेता है चीन, हम सभी ने अखबारों में देखा है कि कैसे न्यूज़ हमारे सामने आती है। लेकिन चाइना इससे इनकार करता है। अभी सभी सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन पर कोई ज़्यादा बातचीत सीधी तौर पर नहीं हुई है। से और जो 22वां हुआ था शिखर सम्मेलन, उसमें भी यूक्रेन को लेकर के ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें, और आपका अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं या आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, और आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा करना चाहते हैं तो साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो जो भी न्यू अपडेट आती है, जो भी न्यूज़ निकल कर इंटरनेशनल रिलेशन से या इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, तो हम इस पर अपडेट करेंगे जो आप तक पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी, और आप आसानी से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे हम इस चैनल पे, और आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।